हो रहे हैं और आप प्रोग्राम में आप फ़ोन कॉल कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, हम इंतज़ार करेंगे और अब जब तक आपकी कॉल्स आती हैं तब तक आप दीगर ख़बरें भी हमारे साथ देखेंगे और मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचानी हैं। और बात अब ज़रा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से। नई दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है जहाँ पर अब तक सिर्फ बातचीत चल रही थी कि क्या इसी साल यानी हम जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो फॉर्मूला है इसी के तहत कराए जाएंगे या नहीं। लेकिन एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में या एक मुल्क एक इंतखाब का जो रास्ता था हमवार करने के लिए जो पैनल तश्कील दिया गया था, कोविंद कमेटी की दूसरी मीटिंग नई दिल्ली में हुई है और साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में ये मीटिंग हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इसमें थे, साबिक सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे थे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी वगैरह इस मीटिंग में शरीक हुए। इस दौरान लॉ कमीशन की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक खाका भी पेश किया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक कोविंद कमेटी ने जो मीटिंग हुई इसमें लॉ कमीशन के चेयरमैन को शिरकत की दावत दी थी और कमेटी उनसे ये जानना चाहती थी कि मुल्क में एक साथ इंतखाब किस तरह कराया जा सकता है। ज़राए ये बताते हैं कि इस मीटिंग में लॉ कमीशन की तरफ से कमेटी के सामने चंद अहम बातें रखी गई और लॉ कमीशन की कुछ बातें जो थी उसमें यह भी कहा गया कि एक मुल्क एक इंतखाब को अगर मुल्क में नाफिज करना है तो फिलहाल इसके लिए इंतज़ार करना होगा, कम से कम 2 साल का मज़ीद इस पर वक्त लग सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं या आइन हैं उसमें कुछ अहम तरामीम करनी है, लिहाजा वक्त मज़ीद इसमें दरकार है। साथ ही कमीशन की तरफ से ये भी बताया गया है कमेटी को कि 2024 के इंतखाब में वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करना मुमकिन नहीं है। तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी थी, ये जो फॉर्मूला था, इसके तहत 2024 में भी जनरल इलेक्शंस होंगे, वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 2029 में नाफिज करने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं और इससे पहले आइन में तरमीम की ज़रूरत है, ये क्लियर कर दिया गया लॉ कमीशन के चेयरमैन की तरफ से। इसके अलावा रिपोर्ट से भी बताती हैं कि लॉ कमीशन के सरबराह जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने यह भी कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट जब तैयार होगी तो वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करने में जो मुश्किलात पेश आएंगी उसके बारे में कमेटी को भी जानकारी दी जाएगी, यानी फिर उसके बाद एतराज़ात होंगे, सजेशंस लिए जाएंगे, लोगों से या स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। और लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनने ये भी कहा है कि कमेटी की जो आइंदा मीटिंग अगर उन्हें मदऊ किया जाएगा तो वो मौजूद रहेंगे, यानी तस्दीक कर दी वो मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आइंदा इंतखाबात जो 2024 में उम्मीद की जा रही कि शायद इसी फॉर्मूले के तहत होंगे, वो नहीं होंगे। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन की तरफ से जो मुश्किलात उनके सामने हैं या जो आप कह सकते हैं कि कानूनी पेचीदगियां हैं वो उनके सामने हैं, यही वजह है कि प्रोसेस लंबा है, फिलहाल नहीं होगा। जब बात दिल्ली की हो रही है तो एक और अहम खबर, इससे पहले हम कॉल्स की तरफ जाएं, आपको बताते चलें, वो है अयोध्या के हवाले से। तैयारियां अब इस बात पर हो रही हैं कि राम मंदिर जैसे जब इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ बार बार बीजेपी को इस बात के लिए टारगेट कर रहा था कि राम मंदिर की पूरी जो तामीरी मंसूबा है या कामकाज है उसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये जो अजीम मंदिर यहाँ पर बन रहा है इसकी तामीर का काम जारी है। लेकिन इस दरमियान बड़ी खबर यह है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो आप देखेंगे इफ्तिताह हो जाएगा और राम मंदिर की जो गर्भगृह है वो 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति नस्ब करने का फैसला लिया गया है और यह अमल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों से अंजाम दिया जाएगा, यानी जो इनॉग्रेशन होगी इस मंदिर की वो वज़ीर आज़म के हाथों होगी। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात भी की है, दावतनामा भी दिया है और उन्हें कबूल भी उनकी जानिब से कर लिया गया है। और दावतनामे से मुतल्लिक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ट्विटर कह सकते हैं या एक्स की लीजिए, उस पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि राम जन्मभूमि मंदिर में अब जाकर 2024 को वज़ीर आज़म जिन्हें बुलाया गया था उन्होंने इस दावतनामे को कबूल कर लिया है। तो अब ये आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई खबर रहेगी ये वही होगी कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की जो तामीराती काम लगभग मुकम्मल होने वाला है, वज़ीर आज़म ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दे दी है और उनने इसको एक तारीखी लम्हा करार दिया है और ख़ुद को वो खुशनसीब भी मान रहे हैं कि इस अहम मौके के लिए वो खुद जाएंगे जब आप देखेंगे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर की तामीरी काम जो है वो मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस पर आप सियासत भी खूब देख रहे हैं, दूसरी तरफ बयानात भी आ रहे हैं और तनकीद का निशाना भी वज़ीर आज़म को बनाया जा रहा है और साथ साथ कोशिश ये भी हो रही है
कि इन 3 से 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस रहे, बहुत ज़्यादा आप पॉलिटिसाइज इस इशू को होते हुए देखेंगे। अब कॉल्स की तरफ चलेंगे। अगर कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों नंबर्स बल्कि 3 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे जिन पर आप अपनी बात रखेंगे। तो कोशिश ये है कि साथ साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़ें। सईद तजम्मुल भी हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे जब तक हमारे साथ कॉलर्स जुड़ें कि भारत और कनाडा के दरमियान ये जो तातुल है या जो कशीदगी है आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो सकता है, क्योंकि कुछ वीज़ाज भारत ने जारी करने का ऐलान किया है। तजम्मुल बिल्कुल आसिफ रशीद, जहां आपने अयोध्या मंदिर की बात की है और ये इंतज़ार जो है जो मुल्क भर में 5 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इसका जो संग बुनियाद रखा था, अब इसका इफ्ता जो है बहुत जल्द यानी जनवरी 22 2024 में होगा। और जिसके बाद जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि उसके बाद दुनिया भर में मुल्क भर में जो वज़ीर आज़म मोदी का अगला इलेक्शन होगा आने वाले वक्त में, इसके नताइज अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इधर कनाडा और भारत की सूरत हाल में भी अब ज़्यादा ठहराव आने लगा है। गुज़श्ता महीने जब सूरत हाल हद से बाहर होने लगी थी, उसके बाद वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा सा सख्त कर दिया गया। अब वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा कुछ हफ्ते के बाद ये वीज़ा पॉलिसी जो है नरम कर दी जाएगी। आपको याद दिला दूं कि भारत के बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिनमें सिखों की अच्छी खासी तादाद है जो कनाडा में रिहाइश पजीर है और उनके कारोबार के सिलसिले में भारत आना या मशरकी ममालिक का रुख करने का सफ़र जो है वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा सीज हो गया था। और अफराद खाना के साथ साथ जो नई पॉलिसी वीज़ा पॉलिसी है उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को कनाडा में जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना था या मेडिकल और बाकी कॉन्फ्रेंसों में जाना था, जिसके लिए इंडिया ने जो अपने कैटेगरीज जो वीज़ा के थे उसको मुंजमद कर दिया था, उसको रोक दिया था। लेकिन एंट्री और बिजनेस वाले वीज़ा जो है वो फैसले दिए जा चुके हैं कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर। बुधवार को दरअसल इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने कनाडा को एक खत लिखा और कंसिडर किया कि आने वाले वक्त में जो है कैनेडियन के लिए बड़ा अहम इकदाम उठाए जाएंगे। और रिजम्पशन जो है वो 26 अक्टूबर को हुआ था और जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वीज़ा पॉलिसी इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेट्स के बीच में हुई है वो दोबारा रेस्टोर की जाएगी। तो इंडिया ये सोच रहा है कि काफी सर्टेन कैटेगरीज पर कनाडन जो शहरी है उनके लिए वीजा पॉलिसी को आसान किया जाएगा और वीजा पॉलिसी की शुरुआत जो है वो हो सकता है कि गालिबन इसी हफ्ते के आखिरी दिनों तक शुरू हो सकती है। और नाजरीन, आपको याद होगा कि जो कनाडा और भारत के बीच में ताल्लुकात थोड़े से किसी हद तक तलख यादों के साथ गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता अब बिजनेस और बाकी तबके जो हैं उनका जो वीजा पॉलिसी है उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी को इससे और ज्यादा कम किया जा सकता है और मखसूस जुमरों में वीजा फराहम करने का फैसला वजारत खारजा ने वजारत दाखिला के मामला तकरीबन उठाया हुआ है। ये वीज़ा देने की बात है, लेकिन अभी कोई बात एंट्री बिजनेस वीज़ा के अलावा जो कोशिश की जा रही थी कि शायद सिफारती अमला जो 44 अरकान यहाँ से वापस गए थे, सिफारती अमले को शायद वापस बुलाया जाए, इस पर कोई फैसला भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात अब ज़रा करेंगे कॉल्स जो कि तकनीकी बुनियादों पर हम अभी नहीं ले रहे हैं, ख़राबी की वजह से कॉल्स नहीं हम। चलिए, पहली कॉल अब रिसीव भी हुई है। अगर आवाज़ आ रही है तो हम तक कॉल पहुँचा दीजिएगा। जी, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, जावेद भाई बोल रहा हूँ सोपोर से। वालेकुम अस्सलाम। तजुमुल भाई, मुझे रिक्वेस्ट तजुमुल भाई से थी ये कि ये स्पोर्ट्स पे नजर रखे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जरा उनसे पूछिए, जरा सेक्रेटरी मैडम से पूछिए या ये जो सरवर साहब बैठे आज की डेट में ये इन्होंने किसके इलेक्शन, जावेद साहब किसके इलेक्शन नहीं हो रहे, किसके इलेक्शन नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन की, फुटबॉल एसोसिएशन की। जी 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 जी, तबाह हो गया हमारा फुटबॉल जम्मू कश्मीर का। आपने देखा होगा हाल ही में जो सेंटर में इलेक्शन हो गए, हमारे जेके ऐसे को वोट वहां पे नहीं डाला गया क्योंकि वहां पे कोई बॉडी है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में वहां पे जो आज की डेट में लीग वहां पे चल रहे हैं, जरा उनसे तजुमुल साहब आप पूछिए, उन्होंने वहां पे टीमों को पैसे पकड़े फिर एंट्री वहां पे दे दी, वो तो कानूनी कोई नहीं है। उन्होंने पटन पैंथर्स को पैसे पकड़े, कैसे पकड़े कोई पूछता ही नहीं है। उन्होंने बांडीपोरा वाले की टीम को पैसे पकड़े, जिसने पकड़े वो पैसे गए कहां, क्योंकि उनका अकाउंट तो बंद है आज की डेट में। मेरी रिक्वेस्ट होगी तजुमुल साहब आपसे, आप जरा हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज ये बोलते हैं कि अगर ड्रग्स को कोई दूर रख सकता है तो वो स्पोर्ट्स रख सकता है, जरा इनसे आप पूछिए
क्या इन्होंने कौन सा बुरा हाल इन्होंने स्पोर्ट्स का किया? तजमुल साहब, मेरी आपसे हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी तजमुल साहब, आप आज या कल इनसे पूछिए, इनके सर्वर हफीज से या जो इनकी नुसरत गुल मैडम बैठी है वहां पे, उनसे पूछिए आपने कौन सा माफिया इस जगह ऐसे में रखा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का बहुत प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया जावेद भाई सोपोर से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, नेक्स्ट कॉलर ये हमारे जो साथ आसिफ हैं। भाई फुटबॉल एसोसिएशन का मामला है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमने पहले भी गुजारिशात रखी हैं। JKCA के इंतखाबात भी इल्तवा में हैं, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात इल्तवा में हैं, और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों के इंतखाबात इल्तवा में कुछ इलाकों में है। हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यूथ एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज़ साहब, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँची है, तो बहुत सारे लोग जो फुटबॉल के साथ बड़ा लगाव रखते हैं, इनके इंतखाबात जो है वो मौखर कराने के पीछे कोई मामला समझ नहीं आ रहा। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है और कुछ माजी में कुछ स्कैम्स हुए थे जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमारी गुजारिशात होगी अरबाब इक़्तिदार से, और जहां हमारी रसाई है, जहां हमारी कोशिश रहेगी, हम ज़रूरी उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। एक और कॉलर हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से सवाल है। फी फिक्सेशन कमेटी ने कल 25 अक्टूबर 2023 को एक ऑर्डर निकाला। 34 स्कूल्स हैं उसमें जिनको कहा गया था कि आप अपनी मनमर्जी की फीस नहीं ले सकते। जी जी, ये आसिफ भाई शायद कॉल ड्रॉप हो गई। ये फी फिक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी और जिसमें रिटायर्ड जस्टिस जो थे वो सदर बनाए गए थे, और बाद में जो फी फिक्सेशन कमेटी है इसके मामला जो है वो शायद अपने घरों तक ही महदूद रहे, और जो हुक्मनामे जो अहकामात वहाँ से सादर कर दिए जाते हैं, दरअसल निजी मसरूफियात की वजह से और निजी ज़रूरियात की वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारों ने ये मामला जो है ये पूरी तरह से अमली शेप में हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन बातचीत का सिलसिला और कॉलर्स का सिलसिला यहीं पे मुकम्मल हुआ। आसिफ रशीद को नई दिल्ली के स्टूडियो से और अपने मेज़बान को श्रीनगर के स्टूडियो से आज का प्रोग्राम सलाम जे के मुकम्मल करने की इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।